स्कूल की साइंस की किताबें याद हैं? उनमें परमाणु का एक मॉडल होता था, है ना? एक छोटा सा सोलर सिस्टम जैसा, बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन्स। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वो तस्वीर पूरी तरह से सही नहीं है, असलियत उससे कहीं ज्यादा अजीब और मजेदार है। तो चलिए उस पुरानी सोच को साइड में रखते हैं और परमाणु की असली क्वांटम दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव वो ये है, जो ऑर्बिट यानी कक्षा का आइडिया था ना, एक फिक्स्ड रास्ता, उसे हमें पूरी तरह से भूलना होगा। इसकी जगह एक नया शब्द आता है, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल कोई पक्की सड़क नहीं है, ये एक धुंधले बादल जैसा है, एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक मधुमक्खी है जो फूल के चारों तरफ मंडरा रही है। आप एकदम पक्का तो नहीं बता सकते कि वो इस सेकंड कहाँ है, लेकिन आप उस पूरे एरिया के बारे में बता सकते हैं जहां उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। बस समझिए, वही धुंधला सा एरिया इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है। तो हाँ, पुरानी कक्षाओं को अलविदा और इन संभावना वाले बादलों का स्वागत। देखिए, क्वांटम मॉडल की खासियत ही यही है। वो ये बताने की कोशिश ही नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन ठीक ठीक किस जगह पर है। नहीं, वो बस हमें वो इलाके दिखाता है जहां उसे ढूंढने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। तो हम एक पक्की, निश्चित दुनिया से निकलकर संभावनाओं की दुनिया में आ गए हैं। और यकीन मानिए, यहीं से कहानी असली दिलचस्प होती है। अब सवाल उठता है कि ये जो संभावना के बादल हैं, ये ऑर्बिटल्स, ये आते कहाँ से हैं? क्या ये बस एक अंदाजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत पावरफुल मैथ्स इक्वेशन का हल है, जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि इस इक्वेशन हमें एक तरह का नक्शा देती है। और ये जो अजीब सा सिंबल है, साई स्क्वायर, ये बस उस नक्शे पर मार्कर की तरह है, जो बताता है कि किस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, सबसे घनी है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं है और वो बस एक बादल में कहीं हो सकता है, तो फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे? यहीं पर एक बहुत ही बढ़िया आइडिया काम आता है, इलेक्ट्रॉन का पता। जी हाँ, जैसे हमारा आपका पता होता है, हम हर इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक 4 हिस्सों वाला एड्रेस देंगे। ये एड्रेस हमें उस संभावना के बादल के अंदर उसकी सारी जरूरी जानकारी दे देगा। तो इस एड्रेस के 4 हिस्से हैं, 4 क्वांटम नंबर्स। पहला है n, इसे आप शहर समझिए, ये इलेक्ट्रॉन का मेन एनर्जी लेवल है। दूसरा है l, ये हुई गली, ये हमें ऑर्बिटल की शेप या आकार बताता है। तीसरा है ml, यानी घर का नंबर, ये बताता है कि वो ऑर्बिटल स्पेस में किस तरफ ओरिएंटेड है। और चौथा और आखिरी है ms, ये समझिए घर में रहने वाले की कोई खास पहचान है। चलिए अब एक एक करके इन चारों को जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है n, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये हमारे पते का शहर है। आसान भाषा में ये हमें इलेक्ट्रॉन का मेन एनर्जी लेवल बताता है और न्यूक्लियस से उसकी औसत दूरी। जितना बड़ा n का नंबर होगा, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, इलेक्ट्रॉन का ये शहर न्यूक्लियस से उतना ही दूर होता जाएगा और जाहिर है उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, शहर का पता चल गया। अब बारी है गली की। ये है L, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये तय करता है कि हमारे संभावना के बादल यानी ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, और हर गली की शेप अलग है। S ऑर्बिटल एकदम गोल होता है, P ऑर्बिटल डंबल जैसा दिखता है, और D और F ऑर्बिटल्स की शेप तो और भी कॉम्प्लेक्स और भी दिलचस्प होती है। शहर हो गया, गली हो गया, अब आता है घर का नंबर। ये है ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि किसी खास शेप वाला ऑर्बिटल स्पेस में किस तरह से रखा हुआ है, उसका ओरिएंटेशन क्या है। जैसे p ऑर्बिटल्स जो डंबल जैसे दिखते हैं, वो 3 तरह से रखे जा सकते हैं, एक x एक्सिस पर, एक y एक्सिस पर और एक z एक्सिस पर। और अब पते का आखिरी हिस्सा, ms, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। ये उस घर में रहने वाले की पहचान है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की एक अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम स्पिन कहते हैं। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि वो या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, +½ या -½ और नियम ये है कि एक ही ऑर्बिटल रूपी घर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो दोनों का स्पिन एक दूसरे से उल्टा होना ही चाहिए। तो ये रही पूरी कहानी, हमारे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की पूरी रूल बुक। n बताता है एनर्जी और साइज, l बताता है शेप, ml बताता है ओरिएंटेशन और ms बताता है स्पिन।
बस इन्हीं 4 नंबरों के सेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन की यूनिक क्वांटम आइडेंटिटी तय होती है। ठीक है, तो एड्रेस के नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन ये जो मोहल्ला है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये असल में दिखते कैसे हैं? चलिए अब इन संभावना के बादलों की शक्लों को जरा विजुअलाइज करते हैं। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं शेप्स में केमिस्ट्री का सारा राज छिपा है। केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं ये अदृश्य आकृतियाँ कैसी होती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल वाले से, एस ऑर्बिटल। ये बस एक गोला है, बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर, एक गेंद की तरह। न्यूक्लियस ठीक सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन इस पूरे गोले में कहीं भी हो सकता है। और ये एस ऑर्बिटल आपको हर एनर्जी लेवल पर मिलेगा। सब ऑर्बिटल के बाद आते हैं पी ऑर्बिटल्स। इनकी शेप होती है डंबल जैसी, मतलब बीच में पतले और दोनों सिरों पर फूले हुए 2 हिस्से, जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। और एक बहुत मजेदार बात, ठीक सेंटर में जहां न्यूक्लियस है, वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होती है। इस जगह को नोड कहते हैं। और जैसा हमने बात की थी, ये 3 तरह से ओरिएंटेड होते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ। और फिर आते हैं डी ऑर्बिटल्स, जो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर की शक्ल 4 पत्तियों वाले फूल जैसी होती है, एक क्लोवर लीफ की तरह। और इनके 1-2 नहीं बल्कि 5 अलग-अलग ओरिएंटेशन होते हैं। ये डी ऑर्बिटल्स ट्रांजिशन मेटल्स की केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। वो जो धातुओं के अलग-अलग रंग होते हैं ना, या उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वो सब इन्हीं की वजह से हैं। तो अब हमें ऑर्बिटल्स और उनकी शक्लों के बारे में पता है। बहुत बढ़िया। अब इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा बचा है। सवाल ये है कि जब किसी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इन ऑर्बिटल्स को भरते किस ऑर्डर में है? क्या वो कहीं भी चले जाते हैं? नहीं, इसका भी एक नियम है, एक कायदा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करें, जिसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ एक ही एनर्जी लेवल के सारे ऑर्बिटल्स, जैसे 2s और 2p, की एनर्जी बराबर होती है। लेकिन जैसे ही एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, खेल बदल जाता है। अब एनर्जी सिर्फ n पर नहीं, बल्कि l पर भी डिपेंड करती है। और होता यह है कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p ऑर्बिटल से कम हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे 2 वजह हैं, शील्डिंग और पेनिट्रेशन। शील्डिंग का मतलब है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा शील्ड कर लेते हैं, एक ढाल की तरह काम करते हैं। और पेनिट्रेशन का मतलब है कि कुछ ऑर्बिटल्स, जैसे s ऑर्बिटल, अपनी शेप की वजह से न्यूक्लियस के ज्यादा करीब तक पहुंच पाते हैं। जो जितना करीब पहुंचेगा, वो उतना स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो फिर हम कैसे पता करें कि कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा? इसके लिए एक बहुत ही काम का नियम है, जिसे n+l रूल कहते हैं। सिंपल है, जिस ऑर्बिटल के लिए n और l को जोड़ने पर छोटा नंबर आएगा, वो पहले भरेगा। यही वजह है कि 4s ऑर्बिटल पहले भरता है, क्योंकि उसके लिए n+l हुआ 4, और 3d ऑर्बिटल बाद में, क्योंकि उसके लिए n+l हुआ 5। इसी नियम से हम एलिमेंट्स का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अब हमारे पास पजल के सारे टुकड़े मौजूद हैं। हमने ऑर्बिटल्स को समझा, उनकी शेप्स को देखा, और ये भी जान लिया कि वो किस ऑर्डर में भरते हैं। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर एटम की पूरी और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली क्वांटम पिक्चर देखते हैं। एक सबसे जरूरी नियम जो सब कुछ एक साथ बांधता है, वो ये है, कोई भी एक ऑर्बिटल, चाहे वो s हो, p हो या d, उसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2। और उनकी भी एक शर्त है, दोनों का स्पिन एक दूसरे से उल्टा होना चाहिए। ये फंडामेंटल नियम है, जिसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो ये है, ऑर्बिटल्स ये संभावनाओं के बादल हैं। ये कोई तयशुदा रास्ते नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, उसकी एक वेव प्रॉपर्टी भी है, और ऑर्बिटल उसी वेव का एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। हम उस सीधी साधी निश्चित दुनिया से अब बहुत बहुत दूर आ चुके हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम सब सोच सकते हैं, अगर हमारे यूनिवर्स की बुनियाद ही इतनी अनिश्चित है, अगर उसे बनाने वाले पार्टिकल्स की कोई फिक्स्ड लोकेशन ही नहीं है, सब कुछ बस संभावनाओं का खेल है, तो फिर हमारी ये बड़ी मैक्रोस्कोपिक दुनिया जिसमें हम रहते हैं, यहाँ चीज़ें इतनी ठोस और इतनी निश्चित क्यों लगती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जहाँ आकर फिजिक्स और फिलॉसफी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस क्वांटम सफ़र का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।